नमस्कार विद्यार्थियों। आज देखते हैं त्रिभुज चैप्टर की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय, जिसको यूँ कहें कि परीक्षा की दृष्टिकोण से ये सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है। इसके अलावा एक और प्रमेय है थेल्स प्रमेय, उसके बाद ये ही प्रमेय सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसको आज हम प्रूव करेंगे। नाम है मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय, या इसी को थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो चलिए इसको प्रूव करने के लिए हम इस चैप्टर को देखते हैं। और ये प्रमेय मान के चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर अच्छे से समझिए। तो देखिए प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है। ये प्रमेय कहती है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये दो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। यहाँ पर कह रहा है किसी एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, जैसे हमने मान लिया कि ए बी से एक त्रिभुज है, तो इसके किसी एक भुजा के, यानी हमने बी सी भुजा ले ली, इसके समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो रेखा डी ई खींच दी गई, तो ये दो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो इसका अर्थ है कि ये दो भुजाएं ए बी और ए सी हैं, ये एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। इसका अर्थ है किस रेखा से? डी ई से। तो ये हमें प्रूव करना है कि ये कैसे होंगी। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले कुछ हेडिंग्स जो होती हैं उनको लिखते हैं कि कोई भी थ्योरम हो उसमें हमें क्या क्या दिया गया है, क्या सिद्ध करना है, और क्या रचना होती है, और इसके बाद उपपत्ति। तो हम देख लेते हैं इस प्रमेय में हमें क्या क्या दिया गया है। तो देखिए हम दिया हमें लिखेंगे, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इसका अर्थ है कि एक त्रिभुज तो दिया ही दिया गया है, तो हम लिख लेंगे एक त्रिभुज ए बी सी है। ठीक, ए बी सी है। इसके अलावा क्या दिया गया? कह रहा है एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, यानी इसका मतलब है एक भुजा के समांतर, तो हम लिख सकते हैं कि डी समांतर बी सी। लिख लेते हैं डी ई समांतर बी सी। ठीक है ना। तो अब देखो ये डी समांतर बी सी है, मान लिया कि समांतर है। कह रहे भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये दो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। ठीक है ना। तो ये भिन्न भिन्न बिंदुओं पर ये जो डी ई रेखा है, डी और ई पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो हम लिख सकते हैं तथा ये जो डी ई रेखा है, डी ए बी व ए सी को क्रमशः डी व ई बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यह भी तो कहा गया भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, तो हम लिख देते हैं तथा डी ई रेखा भुजाओं ए बी व ए सी को क्रमशः डी व ई बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, इतना दिया गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया गया। ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो कह रहा है तो ये दो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, तो यही अब हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? यानी एक ही अनुपात, इसका अर्थ है कि हमें सिद्ध करना है ए डी अपान बी डी बराबर ए ई अपान सी, ये सिद्ध करना है। तो अब देखो इतना सिद्ध करने के लिए
अब इस त्रिभुज में हमें कुछ ना कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो वो रचना क्या है वो लिख कर लेते हैं हम। देखिए रचना क्या कर ली। अब हेडिंग इधर हम डालेंगे रचना। तो रचना में देखिए क्या किया। सबसे पहले यहाँ से एक हमने DM, ये DM हो गया और ये हो गया EN, यानी DM व EN लंब खींच लिए। और इसके अलावा B को E से मिलाया और C को D से भी मिलाया है। तो यही चीज़ अब हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे, अब देखिए ये जो DM लंब है ये किस पर खींचा है, AC पर। तो हम लिख लेंगे DM लंब AC व, और देखिए ये जो EN है ये किस पर, AB पर लंब खींचा है। EN लंब AB खींचा तथा और क्या किया, B को E व C को D से मिलाया। अब ये रचना हो गई। अब अगली हेडिंग जो आएगी वो आएगी हमारी उपपत्ति। ठीक, तो देखो जितना हमने रचना किया उतना यहाँ पर पूरा का पूरा लिख लिया है। ठीक है ना। तो चलिए उपपत्ति में अब हम क्या करते हैं, हम पहले ले रहे हैं त्रिभुज ADE। ठीक है ना। तो देखिए त्रिभुज ADE में क्या देखेंगे, सबसे पहले ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, कोई भी त्रिभुज हो उसका सूत्र होता है क्षेत्रफल का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो रख दिया। अब देखो ADE का क्षेत्रफल, तो देखिए त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार। अब हम देखिए पहले, क्योंकि प्रूव करने में देखिए AD/BD ये पहले लाना है, तो हम ये वाली भुजा को आधार मानेंगे यानी AD। ठीक है ना। तो AD इंटू आधार क्या होगा, चूँकि हम त्रिभुज AD ले रहे तो इसमें आधार AD होगा। आधार वही भुजा होती है जिस पर ऊंचाई होती है। ठीक है ना। तो अब इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इस पर क्या है, EN है, तो लिख देंगे EN। और यही हो गया हमारा समीकरण 1। अब इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार क्या करते हैं, इसी प्रकार अब यही ऊंचाई और किस त्रिभुज में आएगी, और इसी भुजा का आधार, यानी अगर हम एक त्रिभुज ले लें BDE तो इसमें भी ऊंचाई यही आने वाली है ना। तो अब एक बार त्रिभुज ले लेंगे, ये त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई हमने रखा। तो अब देखो 1/2, अब इसमें आधार क्या आएगा, BD इंटू ऊंचाई। देखिए ये त्रिभुज हमने लिया BDE, तो ये इस तरीके से बना, तो ऊंचाई यहाँ कहीं हमें नहीं प्राप्त होगी। अब हम इसकी ऊंचाई ये बाहर है, तो ये बाहर वाली ऊंचाई लेंगे, वो है EN। तो ये आ गया त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर ये आ गया। तो इसको कह देते हैं समीकरण 2। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से दे देते हैं भाग यहीं पर। तो समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, चलो भाग दे दो। तो समीकरण 1 है ये,
तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2, नहीं जब भाग दे रहे देखिए तो ये बी डी ई का क्षेत्रफल आएगा, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना, बराबर ये एक ही बार लिखेंगे। तो देखिए समीकरण बाएं पक्ष जो है ना 1 व 2 के बाईं ओर और दाएं पक्ष दाईं ओर रखेंगे। तो ए डी का क्षेत्रफल ये था, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल 1/2 ए डी इंटू ई एन, तो 1/2 ए डी इंटू ई एन, और इसका आया 1/2। अब देखिए 2 में बी डी इंटू ई एन ये आया, तो ई एन से ई एन कटा और 1/2 से 1/2, तो ये बचा क्या, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर आ गया ए डी अपान बी डी, और यही हो गया समीकरण 2 तक हो चुके, तो इसको नाम दे देते हैं 3। ठीक, अब आगे एक बार फिर से त्रिभुज यही ए डी ही लेते हैं। तो अब देखिए हम पुनः हमें लिखते हैं एक बार त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है ना, बराबर क्या होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये होगा। तो अब देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर, अब की 1/2, अभी देखिए हमने आधार जब ए डी लिया था है ना, तो ऊंचाई ई एन आई थी, तो अब की आधार लेते हैं ए ई, तो ए ई, तो ऊंचाई ए ई पर ऊंचाई कौन है डी एम, तो इंटू अब की रखेंगे डी एम, ठीक है ना, और ये बन गया समीकरण 4। ठीक, अब इसी प्रकार से क्या करते हैं, अब इसमें इस बार हमने लिया था बी डी, तो इस बार क्या करेंगे सी ई डी या डी ई सी, है ना, तो अब की नाम इसका डी ई सी लिखते हैं, तथा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर, इसमें भी वही 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। कोई भी त्रिभुज है जिसमें हमें आधार और ऊंचाई पता हो तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो अब देखिए रख देते हैं मान, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार, आधार देखिए इसमें क्या था, ये जो डी ई सी है, तो अब देखिए आधार इसमें हम वो भुजा होती है जिस पर ऊंचाई होती है, तो ऊंचाई हमें कहाँ डी एम इसी भुजा पर तो मिल रही, तो सी ई आधार हो जाएगा, सी ई इंटू ऊंचाई डी एम, और ये बन गया समीकरण 5। अब क्या करते हैं समीकरण 4 को 5 से भाग देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 4 में 5 से भाग देने पर चलो भाग देते हैं, तब क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी, नहीं ये डी ई सी है, ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए बराबर, अब दाएं पक्ष को दाएं से भाग देंगे, यानी 1/2 ए ई इंटू डी एम अपान 1/2 ये सी ई इंटू डी एम, अब डी एम से डी एम और 1/2 से 1/2 कट जाएंगे, तो ये बचेगा क्या, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई सी
का क्षेत्रफल बराबर AE अपान C। ये हो गया समीकरण 6। इतना ये चीज़ आ गई। तो आशा है समझ में यहाँ तक आया होगा। अब देखिए एक यहाँ पर मुख्य चीज़ है जो हम बताने वाले हैं। जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज BD और त्रिभुज DEC, ये इनका अगर आधार की बात करें तो वो D एक ही है दोनों त्रिभुजों का, यानी इस भुजा पर दोनों ही बने हैं और दो समांतर रेखाएं यानी BC और DE के मध्य हैं। तो जब ये कंडीशन हो ऐसी तो वो उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल होता है बराबर। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ हम लिखेंगे, तो हम लिख देते हैं परंतु ये जो त्रिभुज BDE व त्रिभुज ये DEC एक ही आधार आधार क्या है DE पर बने हैं। और एक चीज़ और देखेंगे, समान समांतर रेखाएं DE और BC, और ये इसको भी हम एक ही लिख देते हैं, चलो। और समान क्यों, एक ही लिखो। और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं। ठीक है, के मध्य बने हैं, ये लिखे देते हैं, बने हैं। ठीक, इसलिए जब ये कंडीशन आए तो क्या होता है, दो त्रिभुज हैं जैसे एक BD और दूसरा CED, तो इनके क्षेत्रफल होंगे बराबर। तो हम लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ये DEC का क्षेत्रफल, और इसी को कह देते हैं समीकरण बन गया 7। ठीक, अब हम देखेंगे समीकरण जो हमारा 3 था, 3 देखिए ये है, ये तीसरा है, तो समीकरण 3 और ये 6 और 7 से, समीकरण 3 का 6 व 7 से, 7 इनसे हमें क्या पता चलेगा कि देखिए ये जो 3 है इसमें क्या है, ADE का क्षेत्रफल बटे BD का क्षेत्रफल बराबर AD अपान BT, और छठवां क्या है, ADE का क्षेत्रफल अपान DEC का क्षेत्रफल बराबर AE अपान C, और ये क्या है, BD का क्षेत्रफल बराबर DEC का क्षेत्रफल। इनमें ये दोनों क्षेत्रफल यानी इसके नीचे का और इसके नीचे का है बराबर। तो इन तीनों समीकरणों से हमें एक ही बात पता चले कि AD अपान BD बराबर हो जाएगा AE अपान C। तो हम यही सीधे लिख सकते हैं AD अपान BD बराबर AE अपान C। तो इसको 2-3 बार ज़रूर रिपीट करें, और ये प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही हमें प्रूव करना था। तो हम लिख सकते हैं यहीं पर प्रूव्ड। तो इसको ज़रूर 2-3 बार लगाएं। आशा है ये प्रमेय समझ में आई होगी। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और उसमें बताएंगे इसका विलोम यानी थेल्स प्रमेय का विलोम। तो उस वीडियो की लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और जहाँ तक संभव हो तो बने रहिए हमारे चैनल पर। और हाँ, जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।